चलिए हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर आज क्वेश्चन आंसर को रिवीजन के तौर पे आज स्टार्ट कर देंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ध्रुवीकरण का कैसे अंत हुआ। जो पोलराइजेशन चल रहा था रसिया और अमेरिका के बीच, इसका अंत कैसे हुआ, किस तरह से रशियन अंपायर जो यूएसएसआर था वो 15 देशों में टूट गया 1991 में, इनकी अर्थव्यवस्था कैसे खराब हुई और किस तरह एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का हुआ दुनिया में। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम देखेंगे बोर्ड में क्या क्या आ सकता है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाईलाइट एनी फीचर ऑफ द मल्टीपोलर वर्ल्ड एज विजुअलाइज्ड बाय रसिया एंड इंडिया। A multipolar world is characterized by the coexistence of multiple power centers and international system। देखो मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या होता है ना कि कुछ कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक्सट्रीम शक्तियाँ हैं उनके पास और पूरी दुनिया में उनका प्रभाव रहता है, जैसे कि यूएसए, रसिया, चाइना, जापान एक्सेट्रा। हम इस पे आएंगे ना जो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, थोड़ा इस क्वेश्चन को देखिए, हमको अच्छा लग रहा है ये। हाउ आर द यूएस बेनिफिटेड बाय सोवियत डिसइंटीग्रेशन। किस तरह जब सोवियत यूनियन का जब डिसइंटीग्रेशन हो गया, विखंडित हो गया, कई भागों में टूट गया, तो यूएस को कैसे फायदा मिला। एक बात बताओ, ये तो ऑटोमेटिक है, अगर दुनिया में दो शक्तिशाली देश हैं, एक को नुकसान हो रहा है तो एक को अपने आप फायदा हो जाएगा। दुनिया सभी कहाँ चली जाएगी, जो देश फायदे में चल रहा है। तो जब मैं आपको जब पढ़ा रहा था तो बताया था रसिया का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो दुनिया का ध्यान कहाँ चला गया, अमेरिका की ओर चला गया। द यूएस बेनिफिटेड बाय द सोवियत डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ द यूएसएसआर। तो लोगों का ध्यान यूएस पे क्यों गया, क्योंकि यूएसएसआर में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझो, जो अमेरिका था, अमेरिका ने किस अर्थव्यवस्था को चुना था, कैपिटलिस्ट, है ना। अमेरिका ने कैपिटलिज्म जिसको हम कहते हैं, इसने चुना कि इसने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, पर यूएसएसआर ने समाजवाद को, सोशलिज्म को, है ना, कम्युनलिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया। इसीलिए अमेरिका काफी आगे निकल गया और इकोनॉमिक क्राइसिस कहाँ पे गई, यूएसएसआर में आ गई, और उसका फायदा इनडायरेक्टली किसको मिल गया, यूएस को मिल गया। द सोवियत यूनियन यूज्ड मच ऑफ द रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल and development of its satellite state in Eastern Europe and within the Soviet system। देखो सोवियत यूनियन क्या किया, अपना अधिक से अधिक पैसे का इस्तेमाल बम बारूद बनाने में, अपनी मिलिट्री को आगे ले जाने में कर दिया। देश की अर्थव्यवस्था किसी भी देश की मिलिट्री को मजबूत करने से नहीं चलती है, कई सारे उसके फैक्टर होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं। व्हाट इज द न्यू नेम, यूएसएसआर का भी नया नाम क्या है, रसिया है, पहले भी था। ये देखिए कितने साल तक सिविल वार चला था ताजिकिस्तान में, तो 10 साल तक चला था और बंद कब हुआ, 2001 में ये बंद हो गया। हम आते हैं थोड़ा डिटेल क्वेश्चन, ये छोटे मोटे चैप्टर है, छोटे मोटे टॉपिक है, इसको आप देखिएगा। ये 2 नंबर के कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए। चलिए, स्टेट एनी 2 फीचर ऑफ सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम का कोई 2 फीचर आपको बताना है। पहला फीचर क्या है, द सोवियत सिस्टम वाज बेस्ड ऑन state welfare where the state was engaged in mass production to meet the need of the people। सोवियत सिस्टम में सारा पावर किसके पास था, स्टेट के पास था, राज्य के पास था। जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था कौन कर रहा था, राज्य कर रहा था, कि उसके लोगों की जो नीड्स है वो पूरी हो सके। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड डोमिनेटेड द पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। और सोवियत यूनियन में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसी का ही प्रभाव था गवर्नमेंट पे, और जितने भी मेजर डिसीजन होते थे कम्युनिस्ट पार्टी ही लेती थी। तो 2 फीचर आप इसको ऐसे आप दे सकते हैं। शॉक थेरेपी क्या है, क्लास में बताया गया था आपको कि शॉक थेरेपी क्या है, अचानक से व्यवस्था तो खत्म हो जाना। यूएसएसआर को लगा कि काफी आगे जाएगा, लेकिन वो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो उसके लिए एक शॉक जैसा था, है ना, इसी को हम शॉक थेरेपी कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, द डिसोल्यूशन ऑफ द यूएसएसआर वाज
correlated with the downfall of communism in the countries which were member of the socialist bloc. The post-Soviet country underwent a process of transition from an authoritarian socialist system to democratic capitalist system. The model of transition came to be called shock therapy. It was facilitated by World Bank, IMF, Bretton Woods institution. ध्यान से समझिएगा, शॉक थेरेपी क्या होता है। यूएसएसआर में यूरोप के ईस्टर्न हिस्से के भी कई सारे देश थे, उन लोगों ने भी कम्युनिज्म को अपना लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पश्चिमी यूरोप की अपेक्षा हम बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपने ब्लॉक को, मतलब यूएसएसआर के ब्लॉक को छोड़कर और वो बाहर की ओर चले गए। और उनकी मदद कौन किया था, तो वर्ल्ड बैंक वगैरह किया था, ताकि ये आगे बढ़ सके, है ना। और ये रसिया के लिए एक शॉक जैसा था ये न्यूज, इसीलिए इसको हम शॉक थेरेपी कहते हैं। कोई टू कैरेक्टरिस्टिक बताना है सोवियत इकोनॉमिक की, तो भैया सारा कंट्रोल किसके पास है, राज्य के पास है ना। तो यही सारी बातें इसमें लिखनी है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान समझने की जरूरत है। Why it is said that collapse of Berlin was signified collapse of bipolar world? इसको मैं थोड़ा ऐसे समझा दे रहा हूँ, इसको मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए ये जर्मनी है, ये क्या है, जर्मनी है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जब हुआ क्या कि जर्मनी का जो ईस्टर्न हिस्सा था, ये जर्मनी का कौन सा हिस्सा हो गया, ईस्टर्न हिस्सा, और ये आपका हो गया वेस्टर्न। जो जर्मनी का ईस्टर्न हिस्सा था, इसका कहना था कि हम अपनी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट रखेंगे, मतलब हम कम्युनिस्टों के विचारों को मानेंगे। पर जो वेस्टर्न अर्थ के लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, हम कैपिटलिज्म को बढ़ावा देंगे। कैपिटलिज्म क्या होता है, जिसमें मार्केट सबके लिए ओपन रहता है, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई भी पूंजीपति हो, मार्केट ओपन रहेगा, कोई भी व्यापार करे। रिसोर्स में केवल गवर्नमेंट का अधिकार नहीं, जिसके पास पैसा है उसका अधिकार होता है। तो यहाँ पे बर्लिन में एक दीवार ऐसे बना दी गई, पूरा बर्लिन के आर पार ऐसे दीवार बना दी गई। इसी दीवार को हम क्या कहते हैं, बर्लिन वॉल कहते हैं। दीवार का क्या नाम है, बर्लिन वॉल। अब ध्यान से समझो, हुआ क्या कि ईस्ट वाले लोगों की जो प्रगति थी, जो इनका डेवलपमेंट था, वो उतना तेज नहीं हो पाया जितना कि इन लोगों का हुआ, वेस्टर्न वालों का। इन्होंने कहा कि दोनों तो लगभग अर्थव्यवस्था को एक ही साथ लेकर चल रहे थे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूएसएसआर हो। ये यूएसएसआर से मिल चुके थे, मतलब यूएसएसआर के ब्लॉक में शामिल हो गए थे, लेकिन ये काफी तेजी गति से आगे बढ़ गए और ये नहीं बढ़ पा रहे थे। तब इनको एहसास हुआ कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक देश में दो तरह की अर्थव्यवस्था समझ में नहीं आ रही है, और इन्होंने इस दीवार को तोड़ दिया। इस दीवार को टूटने का मतलब बाइपोलैरिटी का खत्म हो जाना, यूएसएसआर का प्रभाव कहीं ना कहीं यहां से खत्म हो जाना। जब यूएसएसआर का प्रभाव खत्म हो गया तो इस तरह हमको समझ में आ गया कि अब बाइपोलैरिटी नहीं रही, अब अमेरिका ही आगे निकल चुका है यूएसएसआर से, ठीक है ना। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे इसको, यहाँ पे डेट बता देंगे कि 9 नवंबर 1989 को क्या किया गया, इस दीवार को तोड़कर ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को एक किया गया। अब एक कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था दोनों लेकर चलेंगे। और 1991 में यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया। 15 देशों के नाम आपको याद होना चाहिए, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, है ना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, पोलैंड, मोल्डोवा। तो ये सारे ऐसे 15 देश हैं, आप टोटल याद कर लीजिएगा। तो ये टूट के अलग हो गया। और बर्लिन वॉल का टूटने का मतलब क्या होगा, बर्लिन वॉल जब टूटा तो इसका मतलब जान लो कि बाइपोलैरिटी खत्म हो गई, यूएसएसआर का प्रभुत्व दुनिया से खत्म हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई दो कंसिक्वेंसेस बताने हैं शॉक थेरेपी के। तो ये क्वेश्चन हमको लग रहा है बहुत इजी है। दो कंसिक्वेंसेस आप दे देंगे, जैसे कि स्टेट क्या करता है, हर चीज पे स्टेट का कंट्रोल होता है। तो ये सारी बातें आप देख लीजिएगा। व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, हाईलाइट एनी टू आर्गुमेंट। डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ सोवियत यूनियन, है ना। ये देखो हुआ यूं कि सबसे पहली बात, राज्य ने ना लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पाए।
चाहे वहाँ की जनता की एस्पिरेशंस हो, कुछ इच्छाएं हो, या फिर जो उनकी नीड्स हो, जरूरत हो, उनको राज्य पूरा नहीं कर पाई। कंप्लीमेंटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेग्नेशन, देयर वाज एन इकोनॉमिक स्टेग्नेशन व्हिच कट शॉर्ट कंज्यूमर डिमांड एंड पेव द वे। अब अच्छा ध्यान से समझो, जैसे कि कम्युनिस्ट जब स्टेट किसी चीज को कंट्रोल करती है ना, तो स्टेट का हमेशा ये दिमाग में रहता है जितनी जनता को हमारे जरूरत है हम प्रोडक्शन उतना ही करेंगे। पर जहाँ पे कैपिटलिज्म होता है वहां पे ये सारी चीजें नहीं देखी जाती। वहां पे प्रोडक्शन कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो हम एक्सपोर्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है? और एक्सपोर्ट ज्यादा का मतलब डेवलपमेंट ज्यादा। तो ये थोड़ी सी दूसरा कंसेक्वेंस में आप डाल देना कि प्रोडक्शन जो था वो उतना ही हो रहा था जितना वहाँ के लोग थे, सैलरी भी कम दी जा रही थी। एक दिक्कत ये आ जाती है। सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर क्या है ये आप देख लेंगे, है ना। ध्यान से देखिए, सोशलिस्ट पार्टी ग्रेजुअल बदलाव चाहती है, बदलाव धीरे धीरे हो। पर कम्युनिस्ट जो थे वो काफी रेडिकल थे, काफी कंजर्वेटिव थे, रूढ़िवादी थे, डायरेक्ट चेंजिंग चाहते थे किसी चीज में। तो ये लोग हथियार वगैरह पे ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, पर ये बदलाव के लिए हथियार उठा लो, ऐसी इनकी मानसिकता थी। मतलब समूल विनाश, है ना। किसी चीज में अगर तुम चेंज कर रहे हो तो कंप्लीटली चेंज कर लो। 4 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 4 कंसिक्वेंसेस बताने हैं शॉक थेरेपी के, है ना। तो शॉक थेरेपी बार बार आ रहा है, शॉक थेरेपी आप देख लेंगे। 4 कंसिक्वेंसेस आप एटलीस्ट 5 कंसिक्वेंसेस आप शॉक थेरेपी के याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए इसको, ये थोड़ा देखते हैं हम लोग। एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। कोई 4 फैक्टर बताने हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो इसके डिसइंटीग्रेशन में। मार्केट वाला एग्जांपल दे दो, प्रोडक्शन का एग्जांपल दे दो, है ना। ईस्ट और वेस्ट में अंतर स्पष्ट कर दो और एग्जांपल में बर्लिन वॉल का दे दो। तो इसी तरह करके आप 4 एग्जांपल आप दे सकते हैं। जैसे मिखाइल गोर्बाचोव को आपको नहीं भूलना है। मिखाइल गोर्बाचोव ने एक पॉलिसी लाई थी, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, है ना, प्रूव टू बी डिजास्टर्स फॉर इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ यूएसएसआर। जो इनकी ये वाली पॉलिसी थी पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट का, ये तो एकदम डिजास्टर लेकर आ गया। इनकी इकोनॉमी ही पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया मिखाइल गोर्बाचोव का। तो ये सब आप, तो एक चीज और है, नो एफर्ट वाज एवर मेड टू क्रिएट सोशलिस्ट ह्यूमन बीइंग एंड सोशलिस्ट कल्चर। सोशलिस्ट ह्यूमन बीइंग और सोशलिस्ट कल्चर को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाए गए थे, है ना। सेम क्वेश्चन यहां भी है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन नीचे पूछ दिया गया है। बेटा एक चीज ध्यान देना, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, ये सारी चीजें आपको डालनी है। यहाँ से इन लोग, मतलब इन लोगों से पैसा लेकर और वो लोग अपनी व्यवस्थाओं को, जब शॉक थेरेपी आया था तो जो देश टूट गया था यूएसएसआर से, आखिर उस देश को अपनी अर्थव्यवस्था तो अच्छी करनी थी, तो उनको मदद कौन किया था? ऐसे ब्रेटन वुड जैसी संस्था, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था, इन लोगों ने मदद किया था। बाल्टिक स्टेट, देखो बाल्टिक देश भी अलग हुए थे। बाल्टिक देश में कौन कौन से देश आते हैं? एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया। इन लोगों ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया था और नाटो के मेंबर बन गए, है ना, नाटो के मेंबर बन गए। 6 नंबर के क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन, एग्जामाइन एनी 6 कंसीक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया। ऊपर देखो 4 नंबर में 4 पूछा, 6 नंबर में कितना पूछ दिया? 6 कंसीक्वेंसेस कि रशिया की डिसइंटीग्रेशन की कोई 6 कारण बताओ। तो 6 कारण हम बता देंगे आप। जैसे हमने अब लगभग आपको 10-15 कारण बता रखे हैं जब मैं पढ़ा रहा था, आपको अंडरलाइन भी आप किए हैं। कोई 6 कारण आप डाल दीजिएगा। बाकी यहाँ पे है, एक एक करके देख लेते हैं। The disintegration of Soviet Union meant the end of Cold War because Cold War was the culmination of the rivalries between USA and USSR. Thus Cold War confrontation were put to an end. पहले से इसमें consequences हमको बताने हैं कि परिणाम क्या हुए। रसिया का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसके परिणाम क्या हुए। तो सबसे पहला परिणाम क्या हुआ? ये तो स्पष्ट हो गया कि यूएसए ही ताकतवर है, यूएसएसआर ताकतवर, तो कोल्ड वार का खात्मा हो गया, है ना। जैसे कोल्ड वार का मतलब क्या होता है कि हथियार से युद्ध नहीं होता है, इकोनॉमी से, किसी को इकोनॉमी तबाह कर दो, है ना, ये सारी चीजें होती है। तो ये तो दुनिया में तय हो गया कि यूएसए ही पावरफुल है। The dissolution of Soviet Union led a dramatic change and upheaval
In the power relation which had complication for the world politics, the disintegration left open the world space to be dominated by sole superpower kind USA and had the dominance of several power. ये जो डिसोल्यूशन था, ये जो रसिया का डिसइंटीग्रेशन था, इसने ये प्रूव कर दिया अब वर्ल्ड पे सबसे शक्तिशाली देश कौन कहाएगा? यूएसए कहलाएगा। ऊपर बता दिए तुमने कोल्ड वार खत्म, नीचे बता दिए यूएसए पावरफुल हो गया। ब्रिटेन वुड, वर्ल्ड बैंक ऐसी संस्थाओं ने उन लोगों को पैसा देकर मदद किया जो लोग यूएसएसआर से टूटकर अलग हुए थे, जैसे लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, है ना। The world saw emergence of many new countries with their own independent aspiration। और दुनिया ने क्या देखा? कई सारे इंडिपेंडेंस कंट्री निकले। पहले ये सब के सब यूएसएसआर के हिस्सा थे, लेकिन ये जो 15 देश किनारे हुए हैं ये इंडिपेंडेंटली क्या हो गए? एक स्वतंत्र देश बन गए ये। तो दुनिया ने नए 15 देशों को भी देखा। अब आपको बताने हैं 3 पॉजिटिव फीचर्स बताने हैं आपको, और 3 आपको निगेटिव फीचर बताने हैं सोवियत सिस्टम और यूनियन के। तो हम देख लेते हैं 3 पहले पॉजिटिव थोड़ा सा देख लिया जाए। The Soviet economy was more developed than the rest of the world except the US. It had a complex communication network, vast energy sources, machinery production and transport system that connected remote areas. जो सोवियत की इकोनॉमी थी पहले बहुत बेहतरीन थी। जब भी बात सोवियत की हो तो समझ जाना यूएसएसआर की बात हो रही है, सारे देश आपस में मिले हुए हैं। इनकी इकोनॉमी बहुत जबरदस्त थी, सिवाय किसके? यूएस के। बाकी दुनिया में सभी देशों से इकोनॉमी इनकी अच्छी थी, मशीनरी काफी शानदार था, और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल सिटीजन वाज इंश्योर्ड बाय सोवियत स्टेट एंड गवर्नमेंट, सब्सिडाइज्ड बेसिक नेसेसिटी इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर। कोई अमीर गरीब पहली बात नहीं था, समाजवाद था, सबको हर तरह की सुविधाएं समान रूप से दी जा रही थी। स्टेट ऑनरशिप वाज गिवन मोर इंपॉर्टेंस, लैंड एंड प्रोडक्टिव असेट वर ऑन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सोवियत स्टेट। सोवियत स्टेट ने सभी जमीनों पर जहां से भी प्रोडक्शन हो रहा है सब पे अपना कंट्रोल कर लिया था। अब हम इसके निगेटिव एस्पेक्ट को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जो ब्यूरो, पहला क्या दिया हुआ, जो ब्यूरोक्रेट थे वो काफी भ्रष्ट हो चुके थे, भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया था। तो रसिया के डिसइंटीग्रेशन का एक कारण रहा ब्यूरोक्रेट्स में भ्रष्टाचार, करप्शन। इस चीज को भी आप लिख सकते हो। समझ में आ गया? अब देखिए ध्यान से, अब डेमोक्रेसी तो पहली बात खत्म हो गई, लोकतंत्र खत्म हो गया, लोगों की स्वतंत्रता भी कहीं ना कहीं छीन ली गई। कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में सभी लोग दब के रहने लगे। स्टेट ट्रेजरी हैड स्पेंट अ ह्यूज फॉर्च्यून ऑन बिल्डिंग, मेंटेनिंग न्यूक्लियर असेट। अब स्टेट ने ना बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया था मिलिट्री को सही करने में, न्यूक्लियर पावर बनने में, ऐसा करने में ना स्टेट ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, तो लोगों के एस्पिरेशंस और नीड्स पूरे नहीं हो पाए। अफगानिस्तान वाला भी डाल सकते हैं। हाँ? अफगानिस्तान वाला इन्वेजन अफगानिस्तान इन्वेजन आप बताया नहीं है, मतलब उसको डाल सकते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, निगेटिव एस्पेक्ट में आप ये भी डाल दीजिए, अफगानिस्तान पे किस तरह हमला कर दिया इन लोगों ने। अब देखो 6 कारण बताने हैं सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में 2 कारण, 4 नंबर वाले क्वेश्चन में 4 कारण, 6 नंबर वाले क्वेश्चन में तुमको 6 कारण आपको बताने हैं। तो लीडरशिप क्राइसिस है ना, लीडरशिप की कमी थी। दूसरा, गॉर्बेचोव की जो मिखाइल गॉर्बेचोव की जो पॉलिसी थी वो भी कहीं ना कहीं डिजास्टरस साबित हुई। एंटी कम्युनिस्ट एलिमेंट, कुछ लोग थे, देखो कुछ लोग थे जो कम्युनिस्ट के विचारों को नहीं मानते थे, तो वो लोग कहीं ना कहीं क्रांति लाना चाहते थे। कुछ नेताओं का भी इसमें वो हाथ था, जैसे एंटी कम्युनिस्ट एलिमेंट। इकोनॉमिक स्टेगनेशन, सबसे ज्यादा पैसा ये लोग हथियारों पे खर्च करना, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई है ना। एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेगनेंट होना, हो जाना, सभी लोग करप्ट हो गए थे, मैक्सिमम अधिकारी करप्ट हो गए थे। राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर, लोगों की इच्छाएं बढ़ गई थी, राष्ट्रवाद की भावना अन्य देशों में भी आ गई थी। जैसे मैंने जर्मनी को बताया, जो बाल्टिक देश थे वो भी अब अलग होना चाहते थे, वो चाहते थे कि हम जाके नाटो में मिल जाए, नाटो काफी थे, मतलब राष्ट्रवाद की भावना आ रही थी, अलग देश बनने की इच्छा है ना। तो 6 कारण आपके सामने है, बस इन सभी कारणों को आपको एक्सप्लेन कर देना है। अब
गॉर्बेचोव में हम कुछ रिफॉर्म देखते हैं कि उसने क्या क्या किया था सोवियत सिस्टम को सही करने के लिए। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो उसने पेरेस्ट्रोइका और ग्लानोस्ट नाम की 2 पॉलिसी लेकर आई और इसको लगा था बेचारे को कि रिकंस्ट्रक्शन करने से हम दोबारा सही हो सकते हैं, लेकिन सही नहीं हो पाया। ही स्टॉप द आर्म रेस, पहली बार तो जो हथियार वगैरह बन रहे थे इसको बनाने में उसने रोक लगाई, कहा कि भैया हथियार बनाना बंद करो, हमें अपने देश को आगे ले जाना है। ही विड्रू सोवियत ट्रूप फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईस्टर्न यूरोप, जो भी सोवियत जो आर्मी थी अफगानिस्तान से और यूरोप के अन्य देशों से जहां वो कब्जा किया था हटवा दिया वहां से। ही हैड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, अब जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा था तो वो वहां पे जाके मदद कर दिया था जर्मनी को। ध्यान से सोच रहा है, खुद के घर में कलेश है और किसकी मदद करने जा रहे हैं? जर्मनी की। पैसा तो बर्बाद ही होगा। आपको जैसे मान लो अगर मेरे घर में कोई दिक्कत है तो मैं किसी अन्य लोगों का घर थोड़ी सही करने जाऊंगा, पहले मैं अपने घर को बचाऊंगा, अपने घर को सही करूंगा। तो कहीं ना देखो मिखेल गोर्बाचेव अच्छा सुधार लाना चाहता था पर उसकी प्लानिंग नहीं अच्छी थी, और जब प्लानिंग अच्छी नहीं रहेगी तो आप किसी भी देश के लिए चाहे किसी भी चीज के लिए अच्छी तरह से सुधार नहीं कर पाएंगे। ध्यान से देखो, डिस्क्राइब फैक्टर दैट मेक मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक प्रोन टू कन्फ्लिक्ट एंड थ्रेट। आपको कई सारे ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं कि सोवियत रिपब्लिक का में कन्फ्लिक्ट जो हुआ था, जैसे कि आप बता देंगे चेचन्या कन्फ्लिक्ट, चेचन्या एकदम नीचे वाला क्षेत्र रसिया के वेस्टर्न हिस्से में आप देखेंगे ब्लैक सी से टच होगा, ऐसे ब्लैक सी पे एक छोटा सा जगह है चेचन्या। चेचन्या वाले चाहते थे अलग राज्य की मांग करना, जैसे हमारे वहाँ जूनागढ़ कश्मीर ये दिक्कत किए थे ना, उसी तरह चेचन्या भी चाहता था 1994 में एक इंडिपेंडेंस देश की मांग कर रहा था, लेकिन रसिया ने ऐसा होने नहीं दिया और बहुत ही ज्यादा संख्या में लोगों की जान चली गई थी। समझ में आ गया? रसिया ने काफी तबाही मचाया था। ताजिकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, ताजिकिस्तान भी यही चाहता था अलग देश बनना, वहां पर भी सिविल वार स्टार्ट हो गया, जो बंद कब हुआ? 2001 में। एमसीक्यू में पूछ सकता है ताजिकिस्तान का सिविल वार कब खत्म हुआ? तो 2001, याद रखिएगा। जॉर्जिया में भी ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जॉर्जिया भी अलग देश का मांग कर रहा था, यहाँ भी इंटरनल जो है अंदर ही दो, देखो अब थोड़ा सा मैं आगे बता रहा हूँ, जैसे कि एक भाषा है कि कैथोलिक चर्च वालों की और एक है स्लाव जनसंख्या। तो जॉर्जिया में स्लाव जनसंख्या ज्यादा थी, स्लाव वाले सोचते थे कि हम रसिया में ही मिले रहे क्योंकि रसिया में भी स्लाव थे, लेकिन जॉर्जिया वाले यूरोप तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपस में नेताओं का काफी चल रहा था। इफ ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको देखो थोड़ा। इफ द सोवियत यूनियन हैड नॉट डिसइंटीग्रेटेड एंड द वर्ल्ड हैड रिमेन्ड बाइपोलर, हाउ द सिचुएशन हैव अफेक्टेड द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। पूछ रहा है अगर सोवियत यूनियन टूटा नहीं होता तो आज क्या होता, आपको विश्व की राजनीति में क्या बदलाव दिखाई देते। किताब को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप आंसर दे सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। द यूएसए वुड नॉट हैव बिकम सो पावरफुल। आज देखिए हर जगह यूएनए में भी यूएसए अपना प्रभाव दिखा देता है, तो ऐसा हो नहीं पाता। समझ आ रहा है? दूसरा, द वर्ल्ड वुड हैव हेडेड टुवर्ड द थर्ड वर्ल्ड वॉर इफ देयर इज नो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध को जरूर देख लेती, बात समझो, क्योंकि इधर यूएसएसआर भी ताकतवर बनना चाहता था, इधर अमेरिका ताकतवर, और दोनों इतने हथियार बना लिए होते ये दुनिया में तबाही ला सकता था। और ये दोनों आगे बढ़ने के चक्कर में ना लोगों की इच्छाओं को भूल गए। हमारे देश की जनता कैसे भूल गए, बस एक दूसरे नहीं होता कि जैसे मान लो तुम्हारा कोई पर्दार है 3 मंजिला मकान बनवा दिया, अब तुम अपना खेत बेच के 4 मंजिला तैयार कर लिए, फिर वो तुम्हारा फिर वो अपना खेत बेच के क्या लाया? फॉर्च्यूनर। तुम अपना खेत बेच के BMW लेते हैं। समझ आ रहा है? तो बर्बाद दोनों अपना अपना कर ले रहे और घर के बच्चे आपस में लड़ जाते हैं, यही वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध को जरूर देख लेती। कई सारे देशों की आजादी नहीं होती, जैसे 15 देश टूट के अलग हुए, है ना, हमको नए नए देश नहीं देखने को मिलते। यूएनओ पर दोनों का प्रभाव होता, यूएसए का भी प्रभाव ज्यादा होता और यूएसएसआर का भी प्रभाव ज्यादा होता। तो ऐसे करके न्यूक्लियर वेपन बहुत ज्यादा इंडलेसली बनता है ना, इतना अधिक मात्रा में न्यूक्लियर वेपन बन जाता कि तबाही बन जाती। अरे वो 4 बनाता तो ये कहता अच्छा उनके पास 4 है, हम 6 बनाएंगे, है ना। तो ये सारे मतलब, और आपको भी अगर 1-2 पॉइंट लगता है तो आप अपने मन से
डाल सकते हो आंसर में। ये क्या है, वो सोवियत सिस्टम क्या होता है तो बता दिया वो पीछे। सोवियत सिस्टम क्या है, राज्य पे किसका, स्टेट पे किसका कंट्रोल रहेगा, एक ही पार्टी का होगा, सभी रिसोर्सों पे भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। तो ये सारी चीजें हैं। 6 फैक्टर बताने गौरबचाव के जो रिफॉर्म लेने आया था, तो जो पेट्रेस्लोइका उसने लेकर आया था वो डाल दो, और 2-3 बातें डाल दो, जैसे कि वो क्या किया है, जर्मनी के यूनिफिकेशन में मदद किया है ना, आर्मी पे पैसा खर्च करना बंद किया धीरे धीरे, 2-3 पॉलिसी वो उसकी डाल दो। 8 नंबर वाले कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? 8 मार्क्स के कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, यहीं पे देखते हैं। 8 मार्क्स का कोई क्वेश्चन शायद यहाँ से ना पूछे, इसीलिए ऐसे कर दिया। चलो ये देख लें थोड़ा। इस क्वेश्चन देखो, इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। तो ये क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, जैसे व्हाई आर इंडियाज रिलेशन विद रशिया कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारत के साथ रशिया से संबंध भारत की विदेश नीति में अच्छा क्यों माना जाता है? तो चलो, रशिया बार बार हमारी मदद किया है, मतलब वो स्टैंड बहुत पहले से ही हमारे साथ वो लेता आ रहा है। तो देख लीजिए, The relation between these two countries are embedded in a history of trust, common interest and are matched by popular। देखो हमारे बीच आपस में काफी ट्रस्ट है। हमारे यहाँ के बॉलीवुड के गाने रसिया में सुने जाते हैं, जैसे पता है जो पुराने हमारे हीरो हैं रसिया के लोग, मतलब उन हीरो के आधार पर अपने नाम रखते हैं, जैसे राजकुमार हुए, है ना। तो ये सारी चीजें पहला पॉइंट डाल दो। Both countries share a vision of multipolar world order. A multipolar world order is the coexistence of several power in the international system. दोनों देश यूनिपोलर या बाईपोलैरिटी नहीं चाहते हैं इस समय, चाहे रसिया हो चाहे भारत हो, दोनों मल्टीपोलैरिटी चाहते हैं, मतलब दुनिया का हर एक देश ताकतवर हो, केवल 1-2 देश ताकतवर न रहे, सारे देश। तो हमारा विजन भी एक जैसा है। From the relationship, India get benefit issue like Kashmir, energy supply, sharing of information on international terrorism, asset to Central Asia and balancing its relation with China। देखो रसिया की वजह से हम क्या कर, हमारा कश्मीर वाला भी मुद्दा रसिया की वजह से ही ठीक ठाक चल रहा है। एनर्जी हम लोग आपस में सप्लाई करते हैं, है ना। उसके बाद अगर टेररिस्ट से लेकर कोई इंफॉर्मेशन होता है तो रसिया हमें दे देता है। चाइना के साथ हमारे संबंधों में भी बैलेंस कौन लेकर आता है, रसिया लेकर आता है, हस्तक्षेप करके। तो कई सारा है, आप उसमें आप वो डाल दो, कारगिल वाले वार की कहानी डाल दो, जब अमेरिका लेकर जब ये हुआ था बांग्लादेश में, जब ट्रेजेडी हुआ था, जब भारतीय सेना उतारी गई थी ईस्ट पाकिस्तान में, तो उस टाइम में। तो ऐसे 2-3 एग्जाम्पल आप देके समझा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा हमने देखो रसिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स एंड असिस्टेड इंडिया स्पेस इंडस्ट्री। रसिया ने हमारी स्पेस इंडस्ट्री को भी बनाया है, समझ आ रहा है। हमारे न्यूक्लियर स्पेस प्लान में सबसे ज्यादा अगर कोई मदद किया है तो रसिया ने किया है। शॉक थेरेपी क्या होता है, कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइन, ये सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला। शॉक थेरेपी 3-4 बार बता दिए, आप देख लीजिएगा शॉक थेरेपी। ये क्या है, एग्जामाइन इंडिया रिलेशनशिप विद फॉर्मर सोवियत यूनियन ड्यूरिंग कोल्ड वार के समय हमारा कैसा संबंध था। तो देखो एकदम वैसा ही संबंध था जैसा आज है। 1971 में देखो हमारी मदद की थी इन लोगों ने, रसियन ने। इकोनॉमिक रिलेशन था, हम आपस में जो है अपने सामानों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करते थे। डिफेंस में हमारा अच्छा संबंध था, है ना। हमारे जितने भी मिलिट्री के हार्डवेयर वगैरह थे, जो भी हथियार वगैरह था, वो रसिया से यूएसएसआर से लाया जाता था। क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, पूछ रहा है कोल्ड वार के समय, मतलब जब वो यूएसएसआर था, न कि जब वो टूट गया था। यूएसएसआर के टाइम में कैसा संबंध था, तो ये सारी बातें हम उसमें डाल देंगे। हमने देखो हमारे कल्चर, हमारी हिंदी फिल्म, ये सारी चीजें जो है अभी यूएसएसआर को बहुत पसंद, आप देखे होंगे वृंदावन साइड पे, है ना, अयोध्या में बना, रशियन लोग ज्यादा आते हैं घूमने के लिए, उनको हमारे कल्चर बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। नेहरू वाला पॉइंट डाल सकते हैं, नेहरू जी बहुत इम्पैक्ट है, मतलब इनका जो सिस्टम था उसको लाने के लिए इंडिया। हाँ, ये भी नो एग्जाम्पल देखो, 2-3 एग्जाम्पल तो अपनी इच्छा से डाल सकते हो। अगर आप नेहरू का एग्जाम्पल डाल रहे हैं ना, तो पहले आप उसको एक्सप्लेन करके और एग्जाम्पल में फिर नेहरू जी का नाम लेके उसको एक्सप्लेन करिएगा। जैसे होता है कोई क्वेश्चन है इसका नंबर का, तो हमारे पास अगर 8-10 पॉइंट है, तो ये होता है कि मतलब कौन सा उसमें लिखे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, यही कंफ्यूजन। देखो अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है और आपके पास 8-9 पॉइंट और आप चाहते हैं कौन सा इम्पैक्टफुल रहेगा,
अगर 8 पॉइंट है तो सब इम्पैक्टफुल है। बस तुम तरीका क्या अपनाओ, जैसे 8 है ना, तुमको 6 लिखना है तो तुम एक काम करो, बढ़िया बढ़िया जो 2-3 पॉइंट है पहले लिख दो, चौथे पॉइंट में कोई 2 पॉइंट एक साथ लिख दो, मतलब अटैच कर दो पॉइंट को, एक पॉइंट मतलब एक पॉइंट बना दो, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी भी दिखेगा और टीचर को भी लगेगा कि हाँ लड़के ने एक पॉइंट को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। तो बस सुंदर बनाना है, क्वेश्चन को याद रखना। 1971 के टाइम में जब हमारा ईस्ट पाकिस्तान से और वेस्ट पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो रसिया में इसमें भी हमारी मदद की थी, यूएसएसआर ने, रसिया नहीं यूएसएसआर हमारी मदद की थी। जैसा क्वेश्चन नंबर 11 था बिल्कुल वैसा 12 वाला भी है। कोल्ड वॉर के टाइम में हमारा स्पेशल रिलेशन क्या था, है ना, बिल्कुल एक ही जैसा है। एग्जामाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोवियत यूनियन सिस्टम ड्यूरिंग 1971 टू, अब यहाँ तो पूरी कहानी को एक्सप्लेन किया है ना। 30 कंस्टिट्यूएंट रिपब्लिक को मिलाकर यूएसएसआर बना था, है ना। कब बना था तो 30 दिसंबर, ये डेट याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1924 को, है ना। 15 इंडिपेंडेंट देशों को मिलकर यूएसएसआर की स्थापना हुई थी। यूएसएसआर का फुल फॉर्म यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, है ना। कब हुई थी तो 30 दिसंबर 1924। उसके बाद आपको एक एक करके कहानी समझानी है कि कम्युनिस्ट पार्टी का डोमिनेट कर लिया, फिर वहां पे क्या हुआ, सब पे कंट्रोल किसका आ गया, स्टेट का आ गया। कैपिटलिज्म को इन लोगों ने माना ही नहीं। गार्बेचॉव सुधार, इकोनॉमिक क्राइसिस होने गई, गार्बेचॉव सुधार लेकर आया तो अचानक से क्या आ गई, शॉक थेरेपी आ गई, क्योंकि कुछ देश जो 15 देश से ऊपर जुड़े हुए थे एक कैपिटलिज्म की ओर जाना चाहते थे, और लास्ट में आप बता दीजिएगा, लास्ट में टूट के अलग हो गया रसिया। कहानी कहाँ से कहाँ तक की बतानी है, 1971 से 91 कहानी बतानी है। और एक ही और मेंशन कर सकते हैं, 71 में इन लोगों ने हमारी मदद की थी, है ना। यहाँ पे क्या अच्छा है ये भी दिखा दीजिए कि बहुत ही अच्छे मात्रा में आपको आयरन स्टील वगैरह की इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ बहुत अच्छी थी। लेकिन देखो एक याद रखना, बाद में बंद भी हो गया था, जो भी ये कंपनियां थी आयरन की और स्टील की, बाद में बंद हो गई थी जब मिखेल गॉर्बेचॉव आया था। तो वहाँ पे हथियार बनाने, मतलब लगे हथियार बनाने के लिए कंपनियों में, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो ये बाकी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपको एक कहानी दे देगा और उससे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। बाइपोलैरिटी में आपको ध्यान देना है, बर्लिन की कहानी लिख लो, नोट करो, आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना क्या है। कंसिक्वेंसेस आपको पढ़ने हैं डिसइंटीग्रेशन के, है ना। कम से कम 7-8 आप जो भी पढ़िएगा, है ना, 7-8। शॉक थेरेपी एंड इट्स कंसिक्वेंसेस, दूसरा शॉक थेरेपी एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। मिखेल गॉर्बेचॉव 5-6 पॉइंट आप वहां से ले लीजिएगा मिखेल का। अफगानिस्तान क्राइसिस, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, जॉर्जिया क्राइसिस लिख लीजिए, 3 एग्जाम्पल, तीनों लिख लीजिए, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, जॉर्जिया, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए सम इंफॉर्मेशन अबाउट यूएसएसआर, है ना। 30 दिसंबर 1924 को बना, ये वो जो 15 देश बने हुए उनके नाम याद कर लो, 15 देशों के, ठीक है ना। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से बोर्ड में कंफर्म आएगा वो है इंडिया यूएसएसआर का रिलेशन, है ना, इंडिया और यूएसएसआर का रिलेशन। तो बस आपका चैप्टर ये वाला रिवीजन में इतना ही, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, अब घर पे जाके तैयार कर लीजिएगा और बुक को एक बार रीडिंग जरूर लगाइएगा, है ना। कल हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।